एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 से एयर। हवा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हो, जो इंसान सांस नहीं ले रहा है वो कब्र में लेटा हुआ है या फिर ऊपर जा चुका है। ठीक है, कॉमन सेंस समझ में आ गया कि एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ। क्लियर? ओके। अब बात आती है कि सर जी एयर तो सब जगह होती नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी हुई है कि आवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी हमने डिवाइडेशन किया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% के अंदर आपकी बाकी सारी गैसेज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी मोस्ट ऑफ कौन सी गैसेज एग्जिस्ट करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वो टू मेजर आपकी दो सबसे ज़्यादा मेजर ऑक्सीजन गैसेज कह लो या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैसेज ये आपकी हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। बाकी कौन सी आती है 1% के अंदर? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम्स। ओके, ये सारी आपकी किसमें है? वो 1% के अंदर आती है। और उसी 1% के अंदर आपके टाइनी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और जो छोटी छोटी गैसेज होती है जिनको हम लोग ऐसे हम लोग वो हमारी इतनी हार्मफुल्स नहीं है, राइट, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो किस में प्रेजेंट होती है? वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वो आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इसके लिए आपको एक सरप्राइज रखा हुआ है, एक फोटो रखा हुआ है जिसमें आप इजीली पूरे के पूरे सारे जो लेयर्स हैं उसको आप इजीली समझ पाओगे। क्लियर? हम उसके पहले एक और बात कर लेते हैं। कौन सी? वाइल्ड वेदर और क्लाइमेट्स के बारे में। अब हम सबको पता है कि वेदर इज ए हावर टू हावर और डे टू डे चेंजेस एटमॉस्फेयर। सबको पता है कि किस तरीके से वेदर एक्सचेंज होते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होते हैं। चाहे मैंने आपको सिक्स क्लास के अंदर मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि किस तरीके से अर्थ रोटेट करती है। तो उस अर्थ के रोटेशन के कारण सीजन्स भी चेंज होते हैं और सीजन्स चेंज होने के कारण आपके डे टू डे और हावर टू हावर्स भी चेंज होते हैं। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। अब देखो, दिन के दरमियान या रात के दरमियान कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, राइट। तो इस डिपेंड्स ऑन, पर आपको याद रखना है कि टेम्परेचर मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द टेम्परेचर। क्या किसी भी जगह पे अगर आपको कुछ चीज़ को मेजर करना है तो मेजर किस में होता है? तो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में उसको मेजर किया जाता है। बट उसको टिपिकल वर्ड दिया गया है कि आज का टेम्परेचर क्या है, तो बताना भाई आज का टेम्परेचर क्या है, बताना भाई। तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं ना कि आज का टेम्परेचर क्या है, राइट। तो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि उस जगह की कोल्डनेस या फिर उस जगह की हॉटनेस को हम लोग प्रीफर करते हैं कि भाई कितनी है, वो उस जगह से हमको पता चलती है। अदरवाइज उसको मेजर किस में किया जाता है? तो सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में उसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़, changing not only between the day and night but also to from the season to season impact the factor that the influence and the distribution of the temperature is illusions। होता ये है कि हमको लगता है कि भाई दिन तो एक रात से रात या फिर रात से रात या दिन से दिन उसका टेम्परेचर चेंज होता है, बट नहीं, मोस्ट ऑफली आपको देखने को मिलेगा कि सीजन टू सीजन आपको टेम्परेचर में डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। किस तरीके से? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप सबको पता है कि समर होगा, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो विंटर होगा। पर विंटर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि चाहे दिन हो या रात तो आपको ठंडी का एहसास तो 24 घंटे रहता ही रहता है। वही सेम चीज़ होती है समर के टाइम पे भी कि चाहे दिन हो या रात हो आपको गर्मी का एहसास तो कंटिन्यू उसको आपको मिलता रहता है। तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ इसके अंदर कि टेम्परेचर को मेजर करने के दो टर्म होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्लियर? आगे बात करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर होता है आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको मापने को मिल जाता है, इसका आप मेजर कर सकते हो कि भाई किस एयर के अंदर किस तरह का किस तरह का वॉल्यूम होता है। अगर आपके घर में एसी है तो आपको भी एसी को चलाना, तो जो कोल्ड हवा आती है ना वो होती है आपकी ठंडी और भारी हवा होती है। ठीक है, क्यों होती है? आप एसी को चालू करके छोड़ दो तो आप जब अपना पाँव ज़मीन पर रखोगे ना, सरफेस एरिया जब अपने टाइल्स पर रखोगे तो आपकी टाइल्स भी गर्म हो जाती हैं, राइट। तो वो क्यों होती है? क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है। क्लियर? और जो हल्की हवा होती है वो होती है आपकी गर्म हवा। इसलिए हम कहते हैं ना कि समर के टाइम पे लू चलती है। वो लू क्यों चलती है? क्योंकि वो इतनी भारी होती है कि वो एग्जिस्ट करती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकती है। ठंडी के टाइम पे देखना आपको हवा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? हवा भारी होती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है, राइट। तो जब आपको हवा आपको जो ठंडी के टाइम पे एक तरीके वो आपको जो एक क्लाइमेट मिलता है ना कि इसके अंदर आप ये महसूस करते हो कि ओस जम जाती है। तो ओस का जमने का रीज़न ये है कि हवा बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। आगे बात करते हैं विंड्स के बारे में। विंड साइकिल्स
या कह लो कि विंड्स के बारे में हमने क्या बात की थी कि विंड्स हैज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर, द हाई प्रेशर एरिया एंड द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड्स। क्लियर। 3 प्रकार की विंड्स होती है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स के बारे में आप सबको पता होगा कि जो रूटीन लाइफ में चलती हैं। सीजनल विंड्स मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, लू वाला, विंटर वाला। और परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो आपके 365 डेज आपको महसूस होने को मिलेगा ही मिलेगा। लोकल विंड्स उसका एग्जाम्पल है कि आपका पर्टिकुलर आप किस एरिया के अंदर रहते हो, उस एरिया के अंदर, जैसे कि आप अगर नॉर्थ पोल में जाओ, अब नॉर्थ पोल के अंदर सिंपल सी बात है, नॉर्थ पोल साउथ पोल 6 महीने ठंडी, 6 महीने रात, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ये होता है। और लगभग वहाँ पे पूरा का पूरा साल आपको बर्फ़ के अंदर ही आपको अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करना है। तो वहाँ का वो लोकल विंड होगी कि वहाँ पे जो विंड की जो रफ्तार होगी, जो जिस तरह की विंड चलती होगी, वो एकदम लोकल विंड होगी कि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। एक और आपका मोस्ट वन ऑफ द पॉइंट है आपका, वो कौन सा है कि ऑन 25 अक्टूबर 1999 द साइक्लोन विंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिप्रेशन एंड अफेक्टेड द उड़ीसा किलिंग 1000 ऑफ पीपल। डिप्रेशन, ठीक है, एक ऐसी विंड्स भी आई थी जिसके कारण 1000 ऑफ लोगों की जान चली गई थी उड़ीसा के अंदर। वो पूरी अलग स्टोरी है जो कि आपके इतने काम की नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को आपको रिलेटेबल नहीं है, जिससे आप उस चीज़ को आप एग्जाम के प्रश्न के साथ उसके अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस एग्जिस्ट आपको मिलेंगे नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग मॉइस्चर के बारे में। अब कहीं ना कहीं देखो, मैंने आपको पहले बताया कि मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर आपको मिल जाता है क्योंकि मॉइस्चर क्रिएट कहाँ से होता है, तो वाटर बॉडी से क्रिएट होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, तो ह्यूमिडिटी से क्रिएट होता है, गर्माहट से पैदा होता है, राइट, तो उससे पैदा होता है। दूसरी चीज़, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती जाए तो वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स और भी हैवी हो जाएं तो एयर के अंदर चली जाती है, और एयर के अंदर जाने के बाद वो अलग अलग जगह पे रेनफॉल, स्नो, फॉग, हेल स्टोन्स के रूप में नीचे फॉल डाउन होती है। समझ में आया। इनडायरेक्टली आपने अगर वाटर साइकिल को पढ़ा है तो आपको याद होगा। अगर वाटर साइकिल नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सिंपल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किस तरह की वाटर साइकिल होती है। कि अगर एक जगह पर सूरज चल रहा है, सूरज अपनी हीट मारता है, और हीट से क्या होता है, भाप होती है, उत्पन्न होती है, और भाप उत्पन्न होते होते ऊपर तक जाती है ऊपर। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द वेपराइजेशन। कि वेपर बन के बनते वो ऊपर जाता है, वो ह्यूमिडिटी से बॉल होते हैं। अगर उसके अंदर एयर आ जाती है और वो हवा आने के बाद उसके अंदर और थोड़ा भारी होता है, तो जितना वो भारी होता है उसके बाद वो आगे जाके वो जहाँ पे उसको गिरना होता है, जब वो बहुत भारी हो जाता है तो अलग जगह पे वो रेनफॉल, स्नो और फॉग के रूप में गिर जाता है। क्लियर। दिस इज द बेसिकल थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट कि मॉइस्चर थिंग्स क्या होती हैं। बाकी वो जो मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्ट इन रेनफॉल्स और ऑर्गेनिग्राफिक रेनफॉल्स और साइक्लोन रेनफॉल्स। क्लियर। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। और रेनफॉल्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द प्लैनेट्स एंड द एनिमल्स। बाकी इस टाइम पे भी इस बार मैं वही बता रहा हूँ सॉरी, कि हम लोग के लिए नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड सर्वाइव डिपेंड्स ऑन द दिस गैसेस। देखो फिर से रीड करता हूँ, आपको दिमाग में बैठा। तो नाइट्रोजन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, देयर सर्वाइवर डिपेंड्स ऑन दिस गैस। प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एग्जिस्टिंग गैसेस, तो नाइट्रोजन है। क्लियर। ऑक्सीजन इज एस्टैब्लिश फॉर द ह्यूमंस एंड द एनिमल ब्रेथ इन द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो आपके साइंस का अंदर एक प्रोजेक्ट साइंस के अंदर आपका एक टाइप का एक पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया होगा। नहीं समझा गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं एज ए उसके खाने के रूप में, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और जो उस ऑक्सीजन को आज हम लोग लेते हैं, इसे लोग जब कहते हैं ना कि भाई आपको प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, आपको ग्रीन प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसका रीज़न ये है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, ये सब आपको डे टू डे के बारे में मैंने बता दिया। एटमॉस्फेयर में चेंजेस ना ये बता दिया आपको मैंने। कौन कौन सी विंड होती है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। मॉइस्चर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आता है आपका मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ द, या फिर कह लो कि उसको डिवाइडेशन ऑफ द एयर किस तरीके से किया गया है। देखो पहला पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी के 1% के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 है, ओजोन को से आपको 0.93 है, और एग्जिस्ट करती है अलग अलग फीचर्स के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आपका आता है एक और मेन पॉइंट, जो कि आपका ये पैराग्राफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आपका एक चीज़ छोड़ दी थी ना, वो आपका ये था कि ले आउट या फिर लेयर ऑफ द या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आपका कौन सा आता है, तो ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर आपके हॉट एयर बलून या फिर पैसेंजर प्लेन्स, ये सब कुछ चलते हैं।
क्लियर। फिर आपका आता है स्टेरोस्फीयर्स, इसके अंदर आपके रेडियोलॉजी के लिए या फिर कह लो कि किसी रिसर्च के लिए कुछ चीज़ें आपकी ऊपर भेजी जाती है जो आइडेंटिफाई करती है कि किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस जगह पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। आगे आता है आपका मेसोस्फीयर, इसके अंदर आपके मोस्ट ऑफ जो मीटरॉइड्स होते हैं वो इस एरिया तक आते हैं, इसके अलावा इसके नीचे आ नहीं पाते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा -डिग्री के अंदर आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा होगा। इस साइड आपको दिख रहा होगा किलोमीटर्स, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। क्लियर। उसके साइड में आपको डिग्री दिख रही होगी कि 15 डिग्री से लेके -56.5 डिग्री तक, मतलब बर्फ़ जम जाए उस डिग्री तक का पूरा टेम्परेचर वहाँ पे होता है। उसके ऊपर जाओ तो उससे भी नीचे जाता है, क्या होता है कि -56 से लेके -256, याद रखना वहाँ पे 0 नहीं है, पर -256 के आसपास का फ़ारेनहाइट में वहाँ पे आपको डिग्री देखने को मिलती है। फिर आपका आता है मेटाफेफ्स, जिसके अंदर मीटरॉइड्स या फिर मेट्रोलॉजिकल जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो लोग ऊपर स्पेस में जाते हैं, वो यहाँ से जाते हैं। क्लियर। उसके ऊपर आपका दिया हुआ है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, कौन सा है कि थर्मोस्फीयर। अब ये इसके अंदर आपको है ना ऑरास देखने को मिलते हैं। अगर आप कभी गूगल पर जाके सर्च करोगे ना ऑरास, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऊपर आसमान के अंदर अलग अलग रेस बनी होती हैं ब्लू रेस, रेड रेस, ग्रीन रेस, तो ये सब आपको देखने को ऊपर मिल जाती है, राइट। तो ये बहुत ऊपर होती है, 80-90 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर की रेंज में होती है, बहुत ऊपर होती है। और उसके ऊपर आपका आता है स्पेस शटल्स या फिर कह लो सैटेलाइट्स वगैरह होती है, जो होती है आपकी एक्सोस्फीयर के अंदर। क्लियर। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी लेके कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया है 5 पार्ट के अंदर। सबसे ज़्यादा पार्ट, सबसे लंबा पार्ट कौन सा आपका होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जो आपका सबसे लंबा पार्ट होता है। ट्रोपोस्फीयर के अंदर आपका लोकल चीज़ें आपकी उड़ती रहती हैं, हॉट एयर बलून गिन लो, आपके पैसेंजर प्लेन्स गिन लो, आपके यहाँ दिखते रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपका मेसोस्फीयर होता है, तो आप उसको याद कैसे रखोगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मीटरॉइड्स वगैरह का एरिया वो गिना जाता है कि उसके नीचे आपके मीटरॉइड्स अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके ऊपर आपका आता है थर्मोस्फीयर, जिसके अंदर आपको ऑरास देखने को मिल जाते हैं। एक तरीके का विंड होता है, जिस तरीके की लाइटिंग पूरा डिजाइनिंग किया होता है ऊपर वर्ल्ड के अंदर, हमारे द्वारा नहीं किया होगा, तो स्पेस में ऑटोमेटिक बनता है, ऑरास बनते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा सी लेवल्स के आसपास में आपको देखने को मिलता है। अगर आपको देखना हो तो आपको गूगल पर आके सर्च करना कि ऑरास, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरीके बहुत ऐसे सिनारियो होता है, वो आपको बहुत देखने को मस्त लगता है, ठीक है। फिर आपको आता है एक्सोस्फीयर, जो आपका सैटेलाइट्स वगैरह आपको वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स थे आज के सॉरी, ठीक है। एटमॉस्फेयर का ऊपर बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग का बता दिया मैंने आपको कि व्हेन द टेम्परेचर वाज द अर्थ इज टेम्परेचर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए ग्लोबल वार्मिंग। तो हमको पता है कि एक चीज़ हम बचपन में हम सीखते हुए आ रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसकी कमी कहाँ पे आई पता है, जब लॉकडाउन हुआ था। जब लॉकडाउन हुआ ना तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता थी वो कम हो गई। अब पॉल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, तो प्लांट्स लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, और उसके बाहर वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमको ऑक्सीजन मिलने के लिए होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा ग्रीन प्लांट्स को उगाओ, प्लांट्स उगाओ, प्लांट्स उगाओ, प्लांट्स उगाओ, प्लांट्स उगाओ। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतनी ही जो एटमॉस्फेयर के अंदर होगी गर्मी और गर्माहट उतनी बढ़ेगी, और उसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ट्रिपिकल या फिर कह रहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वो तक इफेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। क्लियर। तो ये सब कुछ ना हो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को उगाया जाए। फिर वेदर टू वेदर मैंने आपको बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने बताया क्लाइमेट्स के बारे में, फिर आपको मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में, जो आपको लास्ट चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर आपका आता है इल्यूशंस के बारे में, जो सोलर एनर्जीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं, फिर डाइवर्ट करते हैं, किस तरह के यूज़ करते हैं कि अगर वो अर्थ के अंदर आती है सन के द्वारा, ठीक है। एयर प्रेशर के मैंने बताया आपको, विंड्स के बारे में बता दिया, मॉइस्चर के बारे में बता दिया, ह्यूमिडिटी के बारे में बता दिया, क्लाउड्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, जो कि लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने आपको। फिर आपका जितना कुछ भी ये सब था कि प्रेसिपिटेशन, थ्योरोमीटर्स, बारोमीटर्स, रेन ग्रॉस एंड विंड वेव्स, सब के बारे में आपको डिटेल्स में बात हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और दोनों सब की याद रखना, हर एक चैप्टर की PDF, हर एक चैप्टर्स की नोट, 6 की सारी के सारे हम लोगों ने ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, और 7th के अंदर हम लोग सिविक्स की बुक सारी पूरी की पूरी खत्म कर चुके हैं, और आज ज्योग्राफी का 4th चैप्टर भी हम खत्म कर रहे हैं। इन सब के नोट्स, इन सब की वीडियोस आपको PDF
के रूप में मिल जाएंगी, सारी नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगी। और आपको इनके वीडियोस में देखना है तो इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी। आपको वो नहीं करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।